आफ्टरनून। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिससे हमें 11th और 12th दोनों में काम आएंगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की परिभाषा और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन। वैसे बेसिकली देखा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब होता है चीज़ों को रिकॉर्ड करना। अब जैसे देखिए, आप भी खर्चे कभी करते होंगे, तो आप लोग भी खर्चों को रिकॉर्ड करते होंगे कहीं ना कहीं, या आपके घर वाले भी खर्चों को रिकॉर्ड करते होंगे कहीं ना कहीं, राइट। तो रिकॉर्डिंग करना, खर्चों की रिकॉर्डिंग करने को बेसिकली अकाउंटिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा बॉट पेन ऑफ ₹20। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया कि आपने 20 रुपये का पेन लिया। अब इस एग्ज़ाम्पल को देखा जाए कि 20 रुपये का मैंने एक पेन लिया, इसे मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? रिकॉर्ड तो करूँगा, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? खर्चा रिकॉर्ड करूँगा, यानी कि एक्सपेंस शीट में। किस में रिकॉर्ड करूँगा? मेरी एक्सपेंस शीट में। तो उसी एक्सपेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे खर्चे को लिखा जाएगा और कहाँ से इनकम आएगी, ये सब पढ़ने के लिए हमें अकाउंटिंग को देखना पड़ेगा। क्योंकि रिकॉर्ड करने के तरीक़ों को हम रिकॉर्ड करने के सारे प्रोसीजर्स को हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग करने का। हमने क्या किया? ये 20 रुपये का खर्चा हमने रिकॉर्ड किया। कहाँ? एक्सपेंस शीट में। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को डिवाइड करना, यानी कि कौन सी चीज़ किस क्लासिफिकेशन में आएगी वो डिवाइड करना। क्या वो चीज़ इनकम की है, क्या वो चीज़ एक्सपेंस की है, क्या वो चीज़ किसी तरीके का अलग तरीके का खर्चा है, उसे क्लासिफाई करना। वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिंपली अभी ये समझो कि अगर क्लासिफिकेशन के लिए हमें बोला जाए तो हम ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके की गाड़ियां हैं, एक बाइक है और एक मान लीजिए हमारे पास एक्टिवा है। अब बाइक क्या है? बाइक जो है वो गियर वाली गाड़ी है और एक्टिवा बिना गियर वाली गाड़ी है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, दोनों को अलग अलग हमने समझा दिया। तो क्लासिफाइंग भी की जाती है इसमें। इसके बाद समराइज़ किया जाता है। समराइज़ यानी कि एक समरी दे दी जाती है कि ये खर्चा क्यों हुआ और कहाँ हुआ, उसे ब्रीफली लिखा जाता है। एनालाइज़ किया जाता है। एनालाइजिंग यानी कि खर्चा कहाँ हुआ, किस तरीके का खर्चा था। एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को समझाना। ठीक है, किसी चीज़ को समझाना। और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आपने किया, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक तरीके का बाज़ार में आप जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, आप सामने वाले को पैसे देंगे और वो आपको कुछ भी वो चीज़ें देगा जो अभी आप खरीदेंगे। जैसे पेन खरीदने गए या चाकू खरीदने गए, तो आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको पेन दी, या फिर जो भी आपने खरीदा वो दिया। तो एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि गिव एंड टेक। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ टू द यूज़र्स यानी कि हमारे जो अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, डेटर्स। हम मतलब सिंपली हमने जिसको लोन दिया, या फिर जो हमें लोन देगा, या फिर जो हमसे माल ख़रीदेगा, हम बिज़नेस भी करेंगे ना, और या फिर जो हमें माल देगा क्रेडिट पे, उधार पे, वो हमारे यूज़र्स होते हैं। इनके बारे में भी हम एक बार आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड ओनर्स यानी कि जो कंपनी के ओनर हों, फर्म्स के जो ओनर हों वो। क्रेडिटर्स
क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधार पे माल खरीदते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार पे माल खरीदते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक को भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि LIC ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक्स वगैरह, ठीक है। और एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, आपके पास जो एम्प्लॉय काम करता है उसको भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। आगे पढ़ते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, क्या बताएगा कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने पेन तो ख़रीद ली 20 रुपए की, लेकिन मेरे पास थे 15 रुपये, ठीक है। मेरे पास थे, विजय के पास थे 15 रुपये, उसे और कितने चाहिए पेन ख़रीदने के लिए? 5 रुपये। तो ये 5 रुपये इसने कहीं से मैंने कहीं से मेरे फ्रेंड वगैरह से ले लिए, या फिर जिस दुकान से मैंने 20 रुपये की पेन ख़रीदी उसको मैंने उस वक्त 15 रुपये दिए और बाकी मैंने उसको बोला कि बाकी के 5 रुपये मैं आपको बाद में दे दूँगा, ठीक है। तो यही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ये लाइन हम पढ़ रहे हैं ना, रिसोर्सेज अवेलेबल, यानी कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है? 15 रुपीज़। हमें कितना इन्वेस्ट करना है? 20 रुपीज़। तो मार्केट से कितना लेना पड़ेगा? 5 रुपीज़। बस यही तो बात है। तो क्या बताता है, किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा? कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है। रिसोर्सेज में सिर्फ पैसा नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी कि इन अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे हमने यूज़ किया। 15 रुपये थे मेरे पास, मैंने 15 तो लगा दिए, 20 का मैंने सामान ख़रीदा, 15 रुपये लगाए और 5 रुपये कहीं से मैंने उसे अरेंज करके दे दिए, ठीक है। द रिजल्ट अचीव बाय देयर यूज़, उसके बाद उसके यूज़ से हमें क्या रिज़ल्ट मिला। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ही तो हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। इट शोज़ द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या बताता है कि आपने कितना पैसा कमाया, प्रॉफिट अर्नड, और लॉस इनकर्ड, यानी कि कितना आपको लॉस हुआ। इनकर्ड मतलब किसी चीज़ को भरना, लॉस भरा आपने, लॉस हो गया तो। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th की दृष्टि से। 11th और 12th की दृष्टि से अकाउंटिंग पीरियड का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 साल का, 1 ईयर का फाइनेंशियल पीरियड होता है, जिसमें 1 साल के किए गए जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो कुछ ख़रीदना बेचना या फिर किसी तरीके का प्रॉफिट लॉस, वो सब उसमें आ जाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग पीरियड 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। 1 साल का साल होता है फाइनेंशियल पीरियड में, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से चलता है 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से, और कब ख़त्म होता है? 31 मार्च। और कैलेंडर ईयर, सिंपली कैलेंडर में जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलने वाला अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर कहलाया जाता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर कहलाया जाता है, ठीक है। इसे ही अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। 2 तरीके के अकाउंटिंग पीरियड है, एक है फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलेगा, और दूसरा कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी, दैट इज़ कैपिटल। असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स क्या होते हैं? जो चीज़ हमें बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए देखिए, ये जो बुक है इसे मैंने ख़रीदा तो ये मेरा असेट हो गई,
ये जो पेन है ये मेरे हाथ में, इसे मैंने ख़रीदा तो ये मेरा असेट हो गई। ये जो नोटबुक है जिसमें हम सब लिख रहे हैं ये मैंने ख़रीदी तो ये मेरी असेट हो गई। ठीक है। लायबिलिटी यानी कि वो पैसा जो हमें मार्केट में पे करना है। ठीक है। असेट्स जो हमारे खुद का पैसा हो या हमारे खुद की खरीदी हुई चीज़ हो वो असेट। लायबिलिटी जो हमें मार्केट में पैसा पे करना है। और ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है कि वो पैसा जो हम बिज़नेस में लगाते हैं बिज़नेस को शुरू करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बहुत, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money. Terms of money तो होना ज़रूरी है तभी तो अकाउंटिंग होगा। Transaction and events which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof. यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, वो इवेंट्स जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों, सिंपली जिसमें मनी जुड़ा हुआ हो। जैसे कि ये बुक खरीदोगे तो पैसा देना पड़ेगा, फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया। ये पेन खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया। कुछ भी चीज़ खरीदेंगे पैसा देना पड़ेगा, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो गया। उसे ही रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स में। इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। उसके बाद उसकी रिजल्ट्स को भी हम इंटरप्रेट करते हैं, हम समझाते हैं कि उससे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी तक के लिए रिजल्ट को क्या समझो, प्रॉफिट या लॉस। किसने दिए ये? AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी भी आपकी बुक में दे रखी हैं डेफिनेशंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसका आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है? यही तो आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ फाइनेंशियल कैरेक्टर की हो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transactions and events that are a part of economic activity. Economic activity का part होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि purchase of raw material. Simply वो transactions जो आपके वो transactions हों